छात्रों, ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। इसके पहले हमने दूसरे यूनिट में आपको जो है प्रथम भाग और फिर द्वितीय भाग में हमने जो है प्रथम भाग एक का एक्सप्लेन किया और जो है द्वितीय पार्ट में हमने जो है आनुवंशिक पदार्थ की खोज एवं जो है डीएनए एक आनुवंशिक पदार्थ के बारे में चर्चा किया। अब हम चलते हैं दूसरे पार्ट के दूसरे चैप्टर जीन प्रकटन के नियम के बारे में चर्चा करने। तो इसमें हम सबसे पहले जीन एवं प्रोटीन के संबंध में चर्चा करेंगे। जीन एवं प्रोटीन के संबंध के बारे में जो है दो परिकल्पनाएं दी गई हैं वैज्ञानिकों के द्वारा। दो परिकल्पनाएं जो है दी गई हैं, जिसमें नंबर 1 जो है एक जीन एक एंजाइम, ये प्रथम परिकल्पना है। एक जीन एक एंजाइम परिकल्पना, वन जीन वन एंजाइम हाइपोथेसिस। ध्यान दीजिएगा, बीटर एवं टेटम नामक वैज्ञानिकों ने बीटर एवं टेटम नामक वैज्ञानिकों ने 1941 में न्यूरोस्पोरा नामक एक कोशिकीय यूनिसेलुलर एक कोशिकीय कवक पर किए गए अपने प्रयोगों के द्वारा यह स्पष्ट किया कि एक जीन में एक विशिष्ट एंजाइमिक प्रोटीन के संश्लेषण की संकेत सूचनाएं होती हैं। के संश्लेषण की संकेत सूचनाएं होती हैं, या एक जीन एक विशिष्ट एंजाइम का संश्लेषण करता है, सूचनाएं होती हैं। इसी आधार पर जो है इन लोगों ने जो है इसी आधार पर इन्होंने एक जीन एक एंजाइम परिकल्पना प्रस्तुत किया जिसके लिए इन्हें 1958 में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इन्हें 1958 में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया।
तो क्या हमने बताया कि बीडर एवं टेटर नामक वैज्ञानिकों ने 1941 में न्यूरोस्पोरा नामक एक कोशिकीय कवक पर किए गए अपने प्रयोगों के द्वारा यह स्पष्ट किया या पता लगाया कि एक जीन में एक विशिष्ट एंजाइमिक प्रोटीन के संश्लेषण की संकेत सूचनाएं होती हैं, या एक जीन एक विशिष्ट एंजाइमिक प्रोटीन का संश्लेषण करता है। इसी आधार पर इन लोगों ने एक जीन एक एंजाइम पर कल्पना प्रस्तुत किया, जिसके लिए इन लोगों को या इन्हें 1958 में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। दूसरी परिकल्पना है एक जीन एक पॉलीपेप्टाइड एक जीन एक पॉलीपेप्टाइड परिकल्पना वन जीन वन पॉलीपेप्टाइड हाइपोथेसिस। ध्यान दीजिएगा 1941 में एक जीन एक एंजाइम परिकल्पना प्रस्तुत करने के बाद बीडर एवं टेटम ने बाद में यह पता लगाया कि एक एंजाइम में कई पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाएं होती हैं, कई पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाएं होती हैं तथा प्रत्येक पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला के संश्लेषण के लिए एक जीन होता है। क्या होता है? एक जीन होता है। इसी आधार पर इन लोगों ने इन्होंने एक जीन एक पॉलीपेप्टाइड परिकल्पना प्रस्तुत किया। एक जीन एक पॉलीपेप्टाइड परिकल्पना प्रस्तुत किया। तो हमने बताया कि जब ये 1941 में लोगों ने न्यूरोस्पोरा पर खोज किया और एक एंजाइम पर कल्पना प्रस्तुत किया, उसी दौरान इन लोगों ने बाद में फिर उस पर उन्होंने रिसर्च किया और ये बताया कि एक जीन में कई पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाएं होती हैं। एक एंजाइम में कई पॉली आ कर सकते हैं। एक एंजाइम कई पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाओं का बना होता है और तथा प्रत्येक पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाओं के संश्लेषण के लिए एक जीन होता है। इसी आधार पर इन लोगों ने एक जीन
एक पॉलीपेप्टाइड परिकल्पना जो है प्रस्तुत किया। तो हमने बताया कि जीन एवं प्रोटीन के संबंध में दो प्रकार परिकल्पनाएं दी गई हैं। नंबर 1 है एक जीन एक एंजाइम परिकल्पना, वन जीन वन एंजाइम हाइपोथेसिस, और एक जीन एक पॉलीपेप्टाइड परिकल्पना। एक जीन एक एंजाइम परिकल्पना में पीडम एवं टेटम नामक वैज्ञानिकों ने 1941 में न्यूरोस्पोरा नामक एक कोष के कवक पर अपने द्वारा किए गए प्रयोगों के द्वारा इन्होंने पता लगाया कि एक जीन में एक विशिष्ट एंजाइमिक प्रोटीन के संश्लेषण की संकेत सूचनाएं होती हैं। इसी आधार पर इन लोगों ने एक जीन एक एंजाइम परिकल्पना प्रस्तुत किया, जिसके लिए इन्हें 1958 में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। फिर उसके बाद एक जीन एक पॉलीपेप्टाइड परिकल्पना, बाद में ही बीडन टेटम ने ही बाद में ये पता लगाया कि जो है एक एंजाइम में कई पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाएं होती हैं, या कह सकते हैं एक एंजाइम कई पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाओं का बना होता है, तथा प्रत्येक पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला के संश्लेषण के लिए एक विशिष्ट जीन होता है। इसी आधार पर इन लोगों ने बाद में जो है एक जीन एक पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला जो है वो परिकल्पना प्रस्तुत किया। आइए आणविक जीव विज्ञान का मूल सिद्धांत, आणविक जीव विज्ञान का मूल सिद्धांत सेंट्रल डोगमा ऑफ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी ध्यान दीजिएगा, कोशिकाओं के केंद्रक में जो होता है, ये केंद्रक है, कोशिकाओं के केंद्रक में जो होता है डीएनए होता है। क्या होता है? डीएनए आप बता सकते हैं कि कोशिकाओं के जो है सेल्स के केंद्रक में जो होता है डीएनए होता है। क्या होता है? डीएनए होता है, और डीएनए में प्रोटीन संश्लेषण की सूचनाएं होती हैं। प्रोटीन संश्लेषण की संकेत सूचनाएं होती हैं। क्या होती हैं? संकेत सूचनाएं होती हैं, और ये सूचनाएं जो होती हैं केंद्रक से जो है, ये सूचनाएं जो होती हैं केंद्रक से कोशिका तल में आती हैं। क्या आती है? कोशिका दल में। ध्यान दीजिएगा, इसमें जो है कोशिकाओं में जो है डीएनए के अतिरिक्त जो होता है, डीएनए के अतिरिक्त एक अन्य न्यूक्लिक अम्ल न्यूक्लिक एसिड, एक अन्य न्यूक्लिक एसिड आरएनए होता है। क्या होता है? आरएनए। ध्यान दीजिएगा, केंद्रक में जो है डीएनए से अनुलेखन, अंग्रेजी में इसको कहते हैं ट्रांसक्रिप्शन से जो होता है ये आरएनए बनता है। क्या बनता है? आरएनए। फिर आरएनए जो होता है
डीएनए में संचित संकेत सूचनाएं जो होती हैं, डीएनए में संचित संकेत सूचनाएं, आगे जो होता है डीएनए में संकेत, डीएनए में संचित संकेत सूचनाओं के अनुसार, सूचनाओं के अनुसार जो होता है प्रोटीन का संश्लेषण करता है, या प्रोटीन के संश्लेषण को जो होता है नियंत्रित करता है, या उसका मध्यस्थता करता है। इस प्रकार डीएनए से केंद्रक में पहले जो होता है ये अनुलेखन ट्रांसक्रिप्शन से जो होता है ये आरएनए बनता है। क्या बनता है? आरएनए। फिर आरएनए जो होता है डीएनए की संकेत सूचनाओं को जो होता है प्रोटीन के रूप में जो होता है उसका अनुवाद करता है, अर्थात जो है प्रोटीन का संश्लेषण करता है। क्या करता है? प्रोटीन का संश्लेषण करता है। इसी को जो होता है सेंट्रल डोग्मा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सेंट्रल डोग्मा। अर्थात न्यूक्लिक एसिड एवं प्रोटीन के पारस्परिक संबंधों को आणविक जीव विज्ञान के संबंधों को आणविक जीव विज्ञान का मूल सिद्धांत कहा जाता है। अभी हमने बताया कि कोशिकाओं के केंद्र में क्या होता है? डीएनए प्रोटीन संश्लेषण की सूचनाएं होती हैं। ये सूचनाएं केंद्रक से कोशिका द्रव्य में आती हैं। कैसे आती हैं? तो हमने ये बताया कि कोशिकाओं में जो है डीएनए का अतिरिक्त एक अन्य न्यूक्लिक अम्ल होता है जिसे हम आरएनए कहते हैं। क्या कहते हैं? आरएनए। आरएनए जो होता है जब केंद्रक बनता है, केंद्रक से जो होता है कोशिका द्रव्य में आता है, और जो है डीएनए संचित सूचनाओं कोशिका द्रव्य में आता है, और डीएनए संचित सूचनाओं के अनुसार जो होता है प्रोटीन का संश्लेषण करता है। क्या करता है? संश्लेषण। अर्थात इस क्रिया में पहले जो होता है कोशिकाओं के केंद्रक में डीएनए से ट्रांसक्रिप्शन या अनुलेखन के द्वारा जो होता है आरएनए बनता है, और फिर आरएनए से जो है प्रोटीन संश्लेषण की संकेत सूचनाओं का जो होता है प्रोटीन के रूप में जो होता है उसका ट्रांसलेशन होता है, अनुवादन होता है, यानी प्रोटीन का निर्माण होता है। इसी को सेंट्रल डोग्मा कहा जाता है। अर्थात जो है न्यूक्लिक एसिड, न्यूक्लिक अम्लों एवं प्रोटीन के पारस्परिक संबंधों को आणविक जीव विज्ञान का मूल सिद्धांत कहते हैं। आइए डीएनए में संचित सूचनाएं कोशिका द्रव्य से डीएनए में संचित सूचनाएं कोशिका के केंद्रक से कोशिका द्रव्य में किस प्रकार आती हैं या प्रसारित होती हैं, इसके संबंध में 3 परिकल्पनाएं दी हैं। डीएनए में संचित सूचनाओं का केंद्रक से जो है कोशिका द्रव्य में किस प्रकार प्रसारण होता है या सूचनाएं किस प्रकार कोशिका द्रव्य में पहुंचती या प्रसारित होती हैं, इसके संबंध में 3 परिकल्पनाएं दी गई हैं। नंबर 1, सूचनाओं का एक दिशीय प्रवाह, वन वे
वन वे फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन, वन वे फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन। ये देखिए यहाँ लिखना पड़ेगा परिकल्पना, सूचनाओं का एक दिशीय प्रवाह परिकल्पना, वन वे फ्लो, वन वे फ्लो, हाइपोथेसिस ऑफ इंफॉर्मेशन। दूसरा जो है सूचनाओं का चक्रीय प्रवाह परिकल्पना, प्रवाह परिकल्पना, सर्कुलर फ्लो हाइपोथेसिस ऑफ इंफॉर्मेशन। तीसरी परिकल्पना सूचनाओं का विपरीत प्रवाह परिकल्पना, रिवर्स फ्लो हाइपोथेसिस ऑफ इंफॉर्मेशन। इस प्रकार जो है डीएनए में संचित सूचनाओं का केंद्रक से कोशिका द्रव्य में किस प्रकार प्रसारण होता है या प्रभाव होता है, इसके संबंध में 3 परिकल्पनाएं डीएनए ने बताया। प्रथम है सूचनाओं का दिशीय प्रवाह परिकल्पना, दूसरा सूचनाओं का चक्रीय प्रवाह परिकल्पना और तीसरा है सूचनाओं का विपरीत प्रवाह परिकल्पना। अब चलते हैं हम जो है सूचनाओं का एक दिशीय प्रवाह परिकल्पना के बारे में। तो ध्यान देंगे ये डीएनए है, डीएनए से फिर यहाँ जो है आरएनए आ जाएगा, आरएनए से फिर जो है प्रोटीन, ये जो है ये यहाँ इसको जो है अनुलेखन कहा जाता है। इसके लिए तो अनुलेखन इंग्लिश में ट्रांसक्रिप्शन और दूसरे को अनुवादन या इसी को भाषांतरण या रूपांतरण कहा जाता है। इंग्लिश में से ट्रांसलेशन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ध्यान देंगे सूचनाओं का एक दिशीय परिकल्पना, एक दिशीय परिकल्पना सर्वप्रथम जो है सर्वप्रथम H.C. क्रिक नामक वैज्ञानिक ने 1959 में प्रस्तुत किया है। तब प्रस्तुत किया 1968 में। तो ध्यान दीजिएगा इस क्रिया में आप माचिस से देखेंगे, इस क्रिया में जो है डीएनए जो होता है mRNA या RNA, mRNA या RNA
के अनुलेखन के द्वारा प्रोटीन संश्लेषण की सूचनाओं को प्रेषित करता है। क्या करता है? प्रेषित करता है। मतलब पहले डीएनए जो होता है अनुलेखन के द्वारा जो होता है आरएनए का निर्माण करता है। क्या करता है? प्रेषित करता है। फलस्वरूप जो होता है आरएनए जो होता है, आरएनए कोशिका द्रव में आता है, या कह सकते हैं आरएनए कोशिका द्रव में आते हैं और डीएनए में संचित सूचनाओं का और डीएनए में संचित सूचनाओं को जो है प्रोटीन के रूप में रूपांतरित करते हैं या अनुवादित करते हैं। इसी को एक दिशीय परिकल्पना कहा जाता है। तो ध्यान दीजिएगा, ये सूचना जो होती है केंद्रक में डीएनए से क्या बनता है? पहले आरएनए, ये दिशा चल रहा आरएनए, फिर आरएनए से जो होता है प्रोटीन बनता है। क्या बनता है? प्रोटीन। तो ये सूचना जो होती है एक दिशीय होती है। कहने का मतलब यह है कि पहले जो होता है वो केंद्रक में डीएनए से आरएनए बनता है, ठीक है, आरएनए बनता है और फिर आरएनए जो होता है डीएनए में संचित सूचनाओं को लेकर के जो होता है ये कोशिका द्रव में आते हैं। कहाँ पर आता है आरएनए? या आरएनए कोशिका द्रव में आते हैं और फिर डीएनए में संचित सूचनाओं के अनुसार या सूचनाओं को प्रोटीन के रूप में जो होता है आरएनए जो होता है उसको रूपांतरित करते हैं अर्थात प्रोटीन का निर्माण करते हैं। इसी को जो होता है एक दिशीय जो होता है सूचनाओं का एक दिशीय प्रवाह परिकल्पना करते हैं। अर्थात डीएनए जो होता है आरएनए के जो है निर्माण का या संश्लेषण का और आरएनए जो होता है प्रोटीन के संश्लेषण को जो होता है निर्देशित करता है। इसी को जो होता है सूचनाओं का एक दिशीय प्रवाह परिकल्पना कहते हैं। दूसरा ये सूचनाओं का चक्रीय प्रवाह परिकल्पना सर्कुलर फ्लो हाइपोथेसिस ऑफ इंफॉर्मेशन तो पहले इसका चित्र बनाते हैं। यहाँ पर हम लिखते हैं डीएनए से जो होता है आरएनए बनता है, फिर आरएनए से जो होता है प्रोटीन बनता है, फिर प्रोटीन से आरएनए, फिर जो है आरएनए से डीएनए बनता है। तो ये जो है सूचनाओं का चक्रीय प्रवाह परिकल्पना है। तो ध्यान दीजिएगा, इस क्रिया में जो है डीएनए से पहले विभिन्न प्रकार के आरएनए अणुओं का निर्माण होता है। इस परिकल्पना के अनुसार पहले इसमें डीएनए से विभिन्न प्रकार के अणुओं का निर्माण होता है।
फिर जो है डीएनए जो होता है, डीएनए सॉरी हमने बताया कि इसमें पहले डीएनए से विभिन्न प्रकार के आरएनए के अणुओं का निर्माण होता है। फिर आरएनए जो होते हैं डीएनए में संचित सूचनाओं को जो होते हैं प्रोटीन के रूप में उसका रूपांतरित प्रोटीन के रूपांतरित करते हैं या प्रोटीन का निर्माण करते हैं। और जो है फिर प्रोटीन जो होता है आरएनए जो होता है डीएनए के संश्लेषण का निर्देशन करता है। तो इसमें क्या होता है, इस परिकल्पना के अनुसार जो है, इसके अनुसार इसमें सर्वप्रथम डीएनए से विभिन्न प्रकार के आरएनए का संश्लेषण होता है तथा आरएनए डीएनए में संचित सूचनाओं को प्रोटीन के रूप में रूपांतरित करता है या प्रोटीन का निर्माण करता है तथा प्रोटीन आरएनए के आरएनए जो होता है आरएनए प्रोटीन के संश्लेषण को निर्देशित करता है या संचालित करता है। तो इसी को सूचनाओं का एक दिशीय प्रवाह परिकल्पना कहते हैं। इस परिकल्पना के अनुसार पहले जो होता है केंद्रक में डीएनए से विभिन्न प्रकार के आरएनए का निर्माण होता है। फिर आरएनए जो होते हैं वो केंद्रक से कोशिकाधर्म में आते हैं। फिर जो होते हैं डीएनए में संचित सूचनाओं के अनुसार वो प्रोटीन का निर्माण करते हैं। और फिर जो होता है प्रोटीन आरएनए का, और फिर आरएनए जो होता है डीएनए का संश्लेषण करता है या डीएनए का निर्माण करता है। इसी को सूचनाओं का जो है चक्रीय प्रवाह परिकल्पना करते हैं। तीसरा ये सूचनाओं का विपरीत प्रवाह परिकल्पना रिवर्स फ्लो हाइपोथेसिस ऑफ इंफॉर्मेशन तो आरएनए से डीएनए,
कि डीएनए से आरएनए और आरएनए से जो है प्रोटीन, इसको जो है प्रतिलेखन कहा जाता है। इसको रिवर्स ट्रांस, यहाँ लिखते हैं हम, नीचे रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन और यहाँ लिखते हैं प्रतिलेखन। और ये है ट्रांसक्रिप्शन, जिसको हम अनुलेखन कहते हैं। क्या कहते हैं? अनुलेखन। और ये है ट्रांसलेशन, इसको कहते हैं अनुवादन। ठीक है, ध्यान देगा। सर्वप्रथम जो है टेविन एवं बाल्टीमोर नामक वैज्ञानिकों ने जो है 1970 में आरएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम की खोज की। इस एंजाइम को जो है याद कर सकते हैं, इसे इस एंजाइम को रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम भी कहा जाता है या कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, ये एंजाइम जो होता है ये रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज जो होता है, ये एंजाइम जो होता है आरएनए से डीएनए के संश्लेषण का नियमन करता है। डीएनए संश्लेषण का नियमन करता है और इसी क्रिया को जो है प्रतिलेखन कहा जाता है। प्रतिलेखन या रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन कहा जाता है। रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन का कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, ये क्रिया उन वायरसों में होती है जिनमें आरएनए आनुवंशिक पदार्थ के रूप में होता है, इसके रूप में होता है आनुवंशिक पदार्थ के रूप में होता है। ठीक है, तो टेविन बाल्टीमोर नामक वैज्ञानिकों ने 1970 में आरएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज
एंजाइम की खोज की। इस एंजाइम को रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम या प्रतिलेखन एंजाइम कहते हैं। ये एंजाइम जो होता है आरएनए से डीएनए का निर्माण करता है या आरएनए से डीएनए के संश्लेषण का नियमन करता है। इसी क्रिया को आरएनए से डीएनए के निर्माण की क्रिया को जो होता है प्रतिलेखन कहा जाता है या रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज कहा जाता है। प्रतिलेखन की क्रिया उन वायरसों में होती है जिनमें आरएनए जो होता है आनुवंशिक पदार्थ के रूप में कार्य करता है या आरएनए बेस्ड वायरस है। जैसे इसमें क्या है, जैसे आपने कोरोना कोविड-19 वायरस के बारे में आपने सुना है, तो कोविड-19 वायरस में जो होता है जो है आरएनए जो होता है आनुवंशिक पदार्थ के रूप में कार्य करता है, अर्थात इसमें भी जो होता है प्रतिलेखन की क्रिया होती है। आरएनए से पहले डीएनए बनता है, तो इसमें जो है विपरीत प्रभाव में पहले जो होता है आरएनए से डीएनए का निर्माण होता है। आरएनए डीएनए निर्माण की क्रिया को रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं या जो होता है प्रतिलेखन कहते हैं। और फिर जो होता है डीएनए से जो होता है अनुलेखन के द्वारा आरएनए, फिर और आरएनए से जो होता है प्रोटीन का जो होता है निर्माण करता है। तो छात्रों ऑनलाइन क्लास यहाँ पर हम समाप्त करते हैं। इसके आगे हम कल चर्चा करेंगे।